अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। खैर पख्तूनख्वा में काबीना की तब्दीली, अली अमीन गंडापुर साहब का अपना मुस्तकबिल क्या है, गवर्नेंस का इल्ज़ाम ही वजह है या सियासी ग्रुप बंदी जो अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए थे वो बिल आखिर सामने चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं जिसका प्रोग्राम में आगाज़ करेंगे। जो बुनियादी बात है कि गंडापुर साहब की सियासी गिरफ्त क्या कमज़ोर हो जाएगी इस फैसले के बाद कि सूबाई सदारत उनसे ले ली गई है। हमारे साथ आरिफ यूसुफ़ज़ई साहब ब्यूरो चीफ पेशावर के हमारे सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद है। आरिफ साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। सर फरमाएं कि ये मुस्तकबिल अली अमीन गंडापुर का अभी क्या नजर आता है आपको यहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान साहब, मैं अब भी जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं वज़ीर आला हाउस से ही निकला हूँ यहाँ पर आके इस प्रोग्राम के लिए। वहाँ पर पेशावर प्रेस क्लब की तकरीबी हलबर्दारी चल रही थी और हलबर्दारी हो गई, लेकिन उसके बाद डिनर और उसको छोड़ के तो मैं तो यहाँ पर पहुंच गया। बुनियादी तौर पर एक तो हमारी सहाफ़ियों की हलबर्दारी थी, दूसरा खुसूसी तौर पर यह देखने के लिए गया था कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो अब मुसीबतें या मुसीबतों का सिलसिला आ गया है या टूटने लगे उनके ऊपर, तो आज अली अमीन गंडापुर शक्ल सूरत से किस तरह आएंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है और आया उनके गुफ्तार में वही तेजी है कि नहीं है। तो मैंने जब देखा तो एक तो उनका रंग काला पड़ गया है और आंखों के गिर्द काले जो होल्स हैं वो भी बन गए हुए हैं। और अली अमीन गंडापुर वो गंडापुर नहीं था कि जुल्फे लहरा के आप फिल्मों की तरह, जो माजी की फिल्मों की तरह आप डायलॉग मारे, तो आज वो नहीं था, बल्कि आज तो वो कुछ और गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लाम की गुफ्तगू कर रहे थे, सच्चाई की गुफ्तगू कर रहे थे, ईमानदारी की गुफ्तगू कर रहे थे कि ईमानदारी हो, सच्चाई हो और हमें अल्लाह के सामने सुरखरू होने को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि अली अमीन गंडापुर की बॉडी लैंग्वेज इंतहाई कमजोर, उनकी शक्ल सूरत इंतहाई कमजोर और सहमे सहमे हुए थे। लगा मुझे कि अली अमीन के ऊपर जो मुश्किलात अब आन पड़ी है और आने वाले शब रोज में मजीद इसमें इजाफा हो रहा है, तो अली अमीन गंडापुर की सेहत पर उसके असरात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं आरिफ साहब कि जो इल्जाम या जो बेसिक शिकायत है वो गवर्नेंस और करप्शन की है ना, ये शिकायत आई कहां से? ये पीटीआई के अपने ग्रुप्स ने की है या किसी बड़े रेलेवेंट क्वार्टर ने बानी पीटीआई तक ये शिकायत पहुंचाई है? देखिए, इस हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि गुड गवर्नेंस कमेटी ने रिपोर्ट दी इमरान खान को, कि बानी पीटीआई को रिपोर्ट दी कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर करप्शन के इल्जामात है, काबीना की दीगर लोगों के ऊपर। लेकिन जो हमारी जराए बता रहे हैं, और सैफान खान साहब, मैंने गुज़िश्ता हफ्ते आपके प्रोग्राम में कहा था कि बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला के ओहदे से भी हटाने का फैसला किया था और सूबाई सदारत से भी हटाने का फैसला किया था, लेकिन इन द मीन टाइम वो गिरफ्तार हो गई। तो अली अमीन गंडापुर की जो अभी सूबाई सदारत गई है, ये बुशरा बीबी की रिकमेंडेशन पे गई है। बानी पीटीआई को उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर दोनों ओहदे रखे वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो करप्शन की कहानियां हैं अली अमीन गंडापुर या दीगर लोग की, वो भी बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की गोश्त गुजार की हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस कमेटी कब मिली बानी पीटीआई को जेल में, या गुड गवर्नेंस कमेटी को तो एज अ टूल अली अमीन गंडापुर ने अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने मुखालिफिन के खिलाफ। चले, गुड गवर्नेंस कमेटी नहीं मिली, लेकिन आतिफ खान और जुनैद अकबर तो मिले बानी पीटीआई से, या वो भी नहीं मिले? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जुनैद अकबर और बानी आतिफ खान मिले, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे पहले शकील खान भी बानी पीटीआई से उनकी फरमाइश के ऊपर जेल गए थे, और फिर उसने उनकी ड्यूटी लगाई, शकील खान की बानी पीटीआई ने ड्यूटी लगाई कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मेरा पैगाम पहुंचाए, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। और मैंने एडवांस में शकील खान को कहा था कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो समझे आप वजारत से फारिग, तो फारिग हो गए। और आज तक फिर बानी पीटीआई ने मुड़ के शकील खान का पूछा नहीं है कि जिस बंदे को मैंने इख्तियार दिया कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, सच सामने लाए और करप्शन के बारे में मुझे हर महीने रिपोर्ट करें, उसके बाद तो हमने नहीं देखा कि शकील खान को बानी पीटीआई ने दोबारा जेल आने की जहमत दी। अब मुझे बताएं, अली अमीन साहब ने जो निकलने के बाद बानी पीटीआई से सब में पहली मुलाकात किससे की? जो मैंने सुना कि मावन खुसूसी एंटी करप्शन से मुलाकात हुई उनकी पहली। किसकी? अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद, इमरान खान से मुलाकात के बाद जो पहली मुलाकात हुई वो मावन खुसूसी एंटी करप्शन से हुई। देखिए, मैं इसको
कौन से? आप जो गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई है जी जी उसकी बात कर जी रहे हैं जी या उससे पहले की बात उससे कर रहे पहले, यानी जब उनको ये कन्वे किया गया कि आप पे करप्शन के इल्जाम हैं आपकी गवर्नमेंट पे, तो ये सुना कि उन्होंने कहा जी कि अराकीन असेंबली खुद ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं और सारा मलबा मुझ पे डाल देते हैं। और उसके बाद सुना ये कि उसके बाद जो उनकी पहली मुलाकात हुई वो एंटी करप्शन के जो मावन खुसूसी हैं उनसे हुई और उन्होंने कहा जी करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां करें आप। तो क्या ऐसा हुआ है वाकई में? ये खबर है दुरुस्त या नहीं? से मुसद्दिक अब्बासी साहब की तो बानी पीटीआई से तो मुलाकात नहीं हुई। नहीं, अली अमीन अली अमीन गंडापुर की मुलाकात मुसद्दिक अब्बासी साहब। जी अली अमीन गंडापुर की तो मुलाकातों में मसला नहीं है ना। अली अमीन गंडापुर तो औरों को मिलवाते हैं, औरों को मुलाकातों से रुकवाते हैं, उसके पास कुली इख्तियार है। सही। अब ये है कि जो एंटी करप्शन के इनके मुशीर हैं मुसद्दिक अब्बासी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी जी, वो भी तो आप एक तरह से उनको अली अमीन के हामी समझे या अली अमीन के कहने के ऊपर उन्होंने जब आतिफ खान को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से करप्शन के ऊपर नोटिस भिजवाया तो यहां पर बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की ईमा पर मुसद्दिक अब्बासी ने उनको यह नोटिस दिया था, या अली अमीन के दीगर मुखालफिन को या मुसद्दिक अब्बासी के ऊपर भी इल्जाम है कि वो अपने हजारा डिवीजन में अपने मुखालफिन को भी इस तरह डरा धमका रहे हैं, इस तरह उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। अब अगर इसको हम समअप करें मुख्तसर आसान अल्फाज में, तो बुनियादी तौर पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो इंस्ट्रूमेंटल किरदार है वो बुशरा बीबी का है। और बुशरा बीबी ने उनको सूबाई सदारत से हटाया है और अब अगर वजीर आला के ओहदे से भी उनको हाथ धोने पड़ सकते हैं तो ये बुशरा बीबी की सारी रिकमेंडेशन होगी। और मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी ऐसा क्यों चाहती हैं आरिफ साहब? देखिए, बुशरा बीबी जब पेशावर में आ गई और पेशावर में अली अमीन गंडापुर की वो मेहमान बन गई। कुछ मैं आपको एक और बात आज बताऊं कि बुशरा बीबी ने जब यहाँ पर थी तो कुछ महीने बाद बुशरा बीबी ने गवर्नमेंट मामलात में दिलचस्पी ली, वज़रा से अलग अलग मुलाकातें शुरू की। यूथ और ISF के उन तमाम नौजवानों को जो अली अमीन गंडापुर के दस्तबाजी थे, जो पेशावर से निकलकर इस्लामाबाद तक कंटेनर पलटाते हैं, उन नौजवानों को भी बुशरा बीबी ने अपने साथ मिला लिया या वो लोग उनके साथ मिल गए। इस तरह काबीना के 4-5 वजीर इस वक्त बुशरा बीबी के साथ मिले हुए हैं। बज़ाहिर अली अमीन के साथ है लेकिन असल में बुशरा बीबी के साथ है। इस तरह MPS की एक अच्छी खासी तादाद है जो कि बुशरा बीबी के साथ है। अब बुशरा बीबी ये सब कुछ क्यों चाह रही थी? बुशरा बीबी ने जब देखा कि अली अमीन गंडापुर या उनकी काबीना के लोग एक तो ये करप्शन कर रहे हैं, दूसरा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई संजीदा एफर्ट नहीं है, तो उन्होंने समझा कि वो अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से फैसले ले लें। एक और बात मैं बताऊं कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान मुबैना तौर पर पेशावर में और इस्लामाबाद के आखिरी मार्च में तल्खकलामियां हुई हैं। यहां तक अली अमीन के बारे में कहा जाता है कि एक दिन उसने अपने कुछ साथी करीबी रुफका से कहा कि देखो एक खातून मेहमान बन के यहाँ पर आई हुई है और ये हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं, हमारा खाना खा रही है और फिर भी हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं। कहने का मकसद यह कि बातें इस हद तक चली गई थी कि ताने देना, तलखियां। तो उसके बाद लामहाला बुशरा बीबी ने फैसला किया कि अब अली अमीन को पहली फुर्सत में ये तो हो गया, चले उनका अपना गोल उन्होंने अपना सेट किया उनके साथ जो भी उनके मामला थे। ये मुझे बताएं कि ये अब जो सूबाई सदारत जाने से नुकसान क्या होगा इनका? वज़ारत आला पे बाद में आते हैं, क्या जो सूबाई वज़रा है वो भी सूबाई सदर को जवाबदेह होते हैं या ये पावरफुल होता है या नहीं है ये गंडापुर साहब के हाथ से जो गया? नहीं, देखे जब तक सूबाई सदारत अली अमीन गंडापुर के पास थी उनके पास 2 ओहदे थे, वो खुल बादशाह बन गए थे। उनके पास वज़ीर आला की भी सीट थी, उनके पास पार्टी का भी ओहदा था। अब कहीं कहीं उनको हुकूमत का ओहदा इस्तेमाल करके अपने MPS को, वज़रा को फिक्स करना, उनको तब्दील करना, उनमें रिशफल करना, ये वो बीइंग चीफ मिनिस्टर करते थे। और जाहिर बात है अगर रिकमेंडेशन कोई जाती है तो पार्टी की तरफ से जाती है कि इस वजीर को या इस MPA के हवाले से इस तरह की तादीबी कार्रवाई करें। तो वो खुद पार्टी की सूबाई सदर में थी, वो खुद अपने आप को सिफारिश करते थे, खुद उस सिफारिश पर अमल दरामद करवाते थे। और मैं आपको बताऊं सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत में, उन्होंने पार्टी के अंदर भी उन तमाम लोगों को कुड्डे लाइन लगाया था जो कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थे। उसमें आप देखें आतिफ खान से पेशावर रीजन की सदारत दी गई, अरबाब शेर अली से सदारत दी गई। इसके अलावा जो उनकी दीगर रुका थे और जो आतिफ खान और अरबाब शेर अली लोगों के साथ अलाइड थे, उन तमाम लोगों को तंजीम में कुड्डे लाइन लगा दिया गया। और जो अली अमीन के गरीबी लोग थे वो आज उन तमाम ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो अली अमीन हुकूमत की सतह पर भी और पार्टी की सतह पर भी
दोनों तरफ अपनी रिट का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे और अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर निशाने बरत बना तो रहे थे। अब ये जुनैद अकबर कौन है? इनका क्या क्या इनका पर्सनैलिटी, माजी और ख़ास तौर पे ये आतिफ खान ग्रुप के हैं? ये बात वजाहत करें, क्योंकि ये सुना है ये आतिफ खान ग्रुप है, आगे आतिफ खान वज़ीर आला बनेंगे, ये ग्रुप ये चाहते हैं, और ये जो है सदर बनेंगे सूबाई, और ये पूरा प्लान है इस ग्रुप का। मेरा नहीं ख्याल कि आतिफ खान वज़ीर आला बन सकते हैं। अच्छा। और कतई तौर पर मैं इस तरह नहीं समझता कि आतिफ खान ने वज़ीर आला बनना है या इनके शकील खान ने वज़ीर आला बनना है जो इस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि जुनैद अकबर कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दे के सूबे में मुंतखब होके वज़ीर आला बन जाते हैं। मुझे ये तमाम पॉसिबिलिटीज, सियासत में आप किस चीज को कुली रद्द नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए खारिज अज इम्कान बातें हैं। आतिफ खान का सूबे में आना और वज़ीर आला बनना ये महाल है, इसलिए कि ये जो ग्रुप बेसिकली जिसका हम कई आपके प्रोग्रामों में तस्करा कर चुके हैं कि पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक है, ग्रुप है और वो ऑपरेट करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो कि आतिफ खान, इनके साथ शाहराम तरकई भी शामिल थे, इनके साथ सूबाई वजीर खुराक ज़ाहिर शाह तुरू भी शामिल थे। लेकिन आज के जब मुश्किल हालात पड़ी, अली अमीन गंडापुर ने 3 वजीरों को फारिग करने का फैसला किया था, उसमें एक ज़ाहिर शाह तुरू थे जो कि आतिफ खान के इंतहाई करीबी मर्दान से ताल्लुक है, और उन्होंने शाहराम तरकई के भाई फैसल तरकई को वजारत की जो तालीम की वजीर हैं उनको हटाने का फैसला किया था, आकिबुल्लाह को भी हटाने का फैसला किया था। और तब ही ये शाहराम तरकई भी इस वक्त अली अमीन गंडापुर ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, असद कैसर भी अली अमीन ग्रुप के साथ वाबस्ता है, और जो ज़ाहिर शाह तुरू हैं जो कि फूड मिनिस्टर हैं, वो भी उस ग्रुप को छोड़ के अली अमीन के ग्रुप से वाबस्ता हो गए हैं। अब जो ग्रुप है ये बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड ग्रुप है, इस्लामाबाद में ऑपरेट करता है, इनमें एमएनए ज्यादा है, एमपीएस कम है, लेकिन ये अली अमीन मुखालिफ ग्रुप था। बाद में इस ग्रुप ने जाके जब देखा कि बुशरा बीबी, इमरान या बानी पीटीआई तो उनके हत्थे नहीं चढ़ रहे, उनके हाथ नहीं आ रहे, उनसे मुलाकात भी अली अमीन के मर्जी के बगैर नहीं होती, और जब इस ग्रुप को पता चल गया कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान अनबन है, तो इस ग्रुप ने जाके फौरी तौर पर ये सारा ग्रुप कैश करिए अपॉर्चुनिटी को। तो अब बताएं ना कि ये फिर वज़ीर आला जो काबीना में रद्दोबदल होगा, आरिफ साहब, ये रद्दोबदल में कौन कौन से वज़रा जाएंगे, और क्या अली अमीन गंडापुर साहब की कुर्सी भी खतरे में? एक तो काबीना में रद्दोबदल की जो बात है वो जाहिर बात है कि बानी पीटीआई ने इस हवाले से कुछ बातचीत की है जुनैद अकबर से और आतिफ खान से मुलाकात में जी, कि आप लोग जाएं और मुझे फिर बताएं और फिर रिकमेंड करें कि हमने किसको तब्दील करना है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि इस सूबाई काबीना से 4 से 5 वज़रा की फरागत का फैसला तो यहाँ की जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी या गुड गवर्नेंस कमेटी है, काजी अनवर साहब की सरबराही में जो कायम है, ये कमेटी पहले ही कर चुकी है। इनके सामने 5-6 वजीर पेश हुए थे, उनके ऊपर इल्जामात थे, और इस कमेटी ने सिफारिश तो बाज़ाब्ता नहीं दी, लेकिन उन वज़रा की सरनजिश की थी कि आप लोग के ऊपर इल्जामात है, आप लोग को वजारत से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो काबीना में तो चेंजेस ऑब्वियस है, वो तो अब आने वाले शब रोज में होंगी, लेकिन पहले जो तब्दीलियां थी, अब तब्दीलियां कुछ और पैटर्न से इम्कानात है कि कुछ और पैटर्न से हो। और जहां तक अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला सर्वाइव करने की बात है, देखें ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आजकल हर बंदा पूछ रहा है कि वो जा रहा है और दूसरा वज़ीर आला कौन है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से अली अमीन गंडापुर का जाना बुशरा बीबी और इस जो उनका मुखालिफ ग्रुप है इनके हिसाब से तय है कि वो जाएंगे, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अली अमीन गंडापुर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला की सीट, ये कुली तौर पर या किसी भी सूबे में, लेकिन मैं पख्तूनख्वा की बात करूंगा, ये कुली तौर पर किसी पार्टी की मंशा नहीं होती कि वो किसी को भी लाके वज़ीर आला की सीट पे बिठा दे और वज़ीर आला बन जाएगा। जाहिर बात है कि इस तरह की पोजीशंस पे एस्टेब्लिशमेंट की मोहर सख्त करनी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर इज द मोस्ट फेवरेट बॉय ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन पख्तूनख्वा, तो उनको आसानी से हटाना, या मैं आपको आज एक और बात बताऊं, ये गालिब इम्कान मौजूद है कि अगर बानी पीटीआई ने, बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला की सीट से हटाने का फैसला किया और उनको बताया, तो गालिब इम्कान ये है कि अली अमीन गंडापुर डट जाएं, वो कहें कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं वज़ीर आला रहूं। तो अली अमीन गंडापुर वो रेजिस्ट कर सकते हैं, वो खड़े हो सकते हैं और वो बता सकते हैं कि मैं असेंबली से अपनी मेजॉरिटी साबित करके दिखाऊंगा। और फिर उस कंडीशन में, उस सूरत हाल में गालिब इम्कान यह है कि अली अमीन गंडापुर ही एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से कंटिन्यू रखेंगे
और बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की जो नॉमिनी होगा वो उनका वज़ीर आला बनना नहीं, लेकिन मुश्किल हो ये जाएगा। बताया ना कि ये जो मुज़ाकरात का अमल है, बैक चैनल मुज़ाकरात, खासतौर पर अली अमीन साहब का जो किरदार है, जो पीटीआई और हुकूमत के या एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हैं, जो बैक चैनल मुज़ाकरात हैं, तो वो भी तो बड़ा वाइटल रोल है। अगर ये सदारत से जाते हैं पार्टी की, अगर ये वज़ारत आला से जाते हैं, तो वो उधर भी तो धचका लगेगा, ये जो मुज़ाकराती अमल जो जारी है, जो बैक चैनल जारी है खासतौर पर। हाँ, इसमें देखें दो राय नहीं है सैफान साहब। अब जो अली अमीन गंडापुर की एस्टेब्लिशमेंट के साथ उठक बैठक होती है, मुलाकातें होती है, या बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो वो काविशें कर रहे हैं, तो ये तो बाय डिफॉल्ट ऑफ हिज ऑफिस, वो बीइंग चीफ मिनिस्टर, वो जाहिर बात है कि उस सूबे को चलाना है, तो सूबे के 10 मामलात ऐसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर दीगर काम है, यहाँ पर हमारे पास एक्स फाटा है, उसमें तरक्याती काम किस तरह हो, उसकी नौइयत, डेमोग्राफी, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें यहाँ पर वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें होती हैं, फ्रीक्वेंटली होती है, डेली होती हैं, और फिर वो उन मुलाकातों में अपने बानी पीटीआई के हवाले से, उनकी राय के हवाले से बात करते हैं। कल को कोई और वजीर आला आएगा, वो भी जाहिर बात है वो अपने उस ऑफिस की वजह से इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी उठक बैठक होगी। लेकिन मैं ये बताऊं कि अली अमीन गंडापुर को इन सब के लिए, बशमूल बानी पीटीआई के लिए, अब हटाना भी आसान नहीं है। मैंने आपको कह दिया है, हो सकता है अगर अली अमीन ने बानी पीटीआई को हाँ कर दी कि ठीक है मैं रास्ता छोड़ देता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं, मैं निकल जाता हूं, लेकिन अगर वो डट गए तो समझे कि अली अमीन ने फिर वजीर आला रहना है, फिर चाहे बानी पीटीआई किसी को भी वजीर आला बनाना चाहे, कोई भी बंदा वजीर आला नहीं आएगा। अली अमीन गंडापुर अपनी पार्टी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यार साहब। मेरे ख्याल से सिंध में ऐसी सिचुएशन हमने इशरतुल इबाद साहब के साथ देखी थी, जो गवर्नर रहे, बड़ा लॉन्गेस्ट टाइम उन्होंने सर्व किया था। उनकी पार्टी उनसे खाइफ थी, उनकी ओपोनेंट पार्टी उनसे खाइफ थी, लेकिन उनको कोई हटा नहीं पाता था। यानी वो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी होती थी, लेकिन वो डटे हुए थे और सालों तक कंटिन्यू करते रहे। गवर्नमेंट्स आई, गवर्नमेंट्स गई, वजारत आला बदलती रही, सदारतें बदलती रही इनफैक्ट, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। काफी साल उन्होंने कंटिन्यू किया था। बिल्कुल ऐसा ही है, पख्तूनख्वा में भी ये इम्कान मौजूद है। अब बहुत सारे लोग, सैफान साहब एक और बात मैं बताऊं, वज़ीर आला की रन में कुछ लोग अब जब यहाँ पर बाकायदा ये चीजें, अब प्रेशर ग्रुप और एंटी अली अमीन गंडापुर जो लोग हैं वो अब जू सामने आ रहे हैं, तो अब वज़ीर आला के ख्वाहिशमंद भी सामने आ रहे हैं। और वो तमाम लोग जो कल तक अली अमीन गंडापुर के साथ थे, उनके काबीना की वजीर थे, आज उनके अंदर उमंग जागी है वज़ीर आला बनने की। उसमें मीना खान अफरीदी का नाम भी शामिल है, सुहेल अफरीदी का नाम भी शामिल है, मर्दान से एक मुशीर है, मुशीर सेहत हैं शौकत खान, उनका नाम भी शामिल है। लेकिन और पीटीआई और यूथ और बुशरा बीबी का मैं आपको बताऊं, बुशरा बीबी से अगर किसी ने पूछा कि आपने वज़ीर आला किसको बनाना है जी, तो मैं अपने मालूमात की बुनियाद पर कह सकता हूं कि वो सुहेल अफरीदी का नाम बताएं कि मैंने इसको वज़ीर आला बनाना है। लेकिन जो अगर अली अमीन ने जाना हुआ तो फिर वज़ीर आला मेरी इत्तलात के मुताबिक हजारा से आएगा, मुश्ताक गनी की सूरत में आएगा, जो साबिक स्पीकर पख्तूनख्वा असेंबली थे, अली अमीन गंडापुर से नाराज भी हैं इसलिए कि उनको, वो पहले से वज़ीर आला के ख्वाहिशमंद थे, वज़ीर आला नहीं बने। अली अमीन को पता था कि वज़ीर आला की लॉबिंग कर रहे हैं, उन्होंने उनको कोई मिनिस्ट्री भी नहीं दी। और दूसरे अरशद अयूब हैं हरीपुर से, जो कि ये यूसुफ अयूब के उनके भाई हैं और गुज़िश्ता काबीना में वजीर भी थे। तो अगर पख्तूनख्वा में कोई वज़ीर आला की तब्दीली आती है तो इस तरह की हमारी इत्तलात हैं कि फिर वज़ीर आला मुश्ताक गनी साहब की हद तक तो उनका बैकग्राउंड है, अयूब साहब जो आप बता रहे हैं, तो फिर लाइकली क्या फिर महमूद खान जैसा वज़ीर आला आप समझते हैं कोई आएगा जो चलाएगा कोई और होगा कोई और फ्रंट पे, इस तरह का मामला होगा या कोई मजबूत सियासी शख्सियत होगी? नहीं, अगर हम उसको ऐसा ही समझें कि चलाएगा कोई और, तो वो तो अली अमीन गंडापुर को भी कोई और चला रहा है और महमूद खान को भी कोई और चला रहा था और खटक को भी कोई और चला रहा था, और जो भी आएगा कोई और ही चलाएगा, उनकी अपनी मर्जी थोड़ी होगी। सही, तो ये करप्शन खत्म हो जाएगी इससे आरिफ साहब? ये जो बदलने से, ये अली अमीन गंडापुर ही सरबराह है पूरे सिस्टम के, मतलब उन्हीं की वजह से सारी करप्शन थी, कैसा मतलब? अभी तो अली अमीन गंडापुर हलबरदारी में कह रहे थे कि हम अच्छे मुसलमान बने, हम सच बोले, हम नमाज पढ़े, अल्लाह को राजी करें, झूठ ना बोले, करप्शन ना करें। मैं बैठ के सुन के हैरान भी हो रहा था। मैंने कहा कि काश जो लोग, ये हमारे सियासतदान जब स्टेज पे खड़े होके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो काश कि ये सबसे पहले अपने आप को मॉडल बनाए, नमूना बनाए, आवाम के सामने उस सांचे में डाले, पेश करें कि हम लोग नमूना है। लेकिन ये जो बातें करते हैं हमारे पाकिस्तानी सियासतदान, माजरत के साथ,
इनका गुफ्तार और किरदार में जमीन आसमान का फर्क और है। शायद उसी वजह से तो आवाम corruption भुगत तो- रहे हैं। मैं आरिफ साहब बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। बहुत जी इख्तिताम, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है फ़ौरन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, कुछ और अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवाल कराची में अमन अमान के हवाले से हमने बड़े बुनियादी नौयत के सवाल रखे, तमाम हायर अथॉरिटीज़ को भेजे हुए हैं और बार बार ये सवाल उठाते हैं, लेकिन कराची में जराइम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब ताज़ा तरीन एक जो वाक़या 2 दिन पहले हुआ, उसकी कुछ फुटेजेस आज आए। 37 मोबाइल फ़ोन एक ही दुकान से कोरंगी नंबर 4 में छीन लिए गए। अब सवाल यहाँ पर बहुत बुनियादी ये है कि यहाँ पर कोई कानून साजी या कानून अगर है तो कानून इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता उन मोबाइल फ़ोन्स के जो छीने जा रहे हैं उनकी दोबारा फ़रोख्त के ऊपर। ये इतना आसान काम हो गया है कि आप मोबाइल फ़ोन को चुराएं और चुरा के उसका IMEI, उसका जो भी उसकी डिस्पैच करें और उसको दोबारा भेज दें। और यानी जो सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं वो IMEI नंबर मांगती रहती हैं, वो उधर से रीपैच होकर वो आगे मोबाइल फ़रोख्त हो चुका होता है कानूनी तौर पर, जो कि एक जुर्म है। और ये सिलसिला मुसलसल इस शहर में जारी है। रोज़ाना सैकड़ों शहरी इससे मुतासर होते हैं, कई अपनी जानों से चले जाते हैं। खुदारा उठ जाए, खुदारा इस पर जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे हैं वो उठे और सोचे कि आखिर होश के नाखून लें कि इसको कैसे रोका जाए। ये जो अमाउंट बन रही है, यानी अगर हम ये 40,000 क्राइम्स के लिहाज से जो या पिछले साल 70,000 क्राइम्स के लिहाज से देखें तो इट कम्स अराउंड बिलियंस ऑफ रुपीज़, यानी 6 से 8 अरब रुपए के तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स हैं जो मोबाइल फ़ोन्स चोरी हो रहे हैं शहर से, और कोई अकाउंट फॉर ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिक रहे हैं मार्केट में। ये कहीं भी आप जाएं तो 2 मिनट के अंदर ये दोबारा फरोख्त होता है। जिसने 37 मोबाइल कल चुराए और साथ में कुछ कैश भी लेके गया तो वो उसने 5 मिनट के अंदर अंदर मोबाइल को डिस्पोज ऑफ करके यानी बेच दिया, और आगे उसकी IMEI रीपैचिंग हुई और उसके बाद वो मोबाइल आगे भी फरोख्त हो गया। ये कब तक चलेगा सिलसिला आखिरकार? हम ऐसे ही भुगतते रहेंगे? यानी हम टैक्स पेयर मनी से सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हमारे पुलिस एहलकार हैं या जो हमारी हिफाजत मामूर है उनकी तनख्वाहें भी दें और अपनी जो वैल्यूबल्स हैं वो भी चोरों के हाथों में देते रहें और अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी खो जाए। यानी किसी वक्त भी हमें नहीं पता कि एक मोबाइल फ़ोन के लिए 20-30 हज़ार रुपये के कौन किसको मार के चला जाए, हमें नहीं पता। अब ये शहर में अमन और अमान का सिलसिला ऐसे कब तक आखिरकार रहेगा? ये बड़ा बुनियादी सवाल है जो प्रोग्राम में उठाते हैं। अच्छा, और ख़ास तौर पे कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, डकैती हो या ये राजनी की वारदातें हो। मैं बात कर रहा हूँ सोराब गोट सच्चल वाले इलाके की, वहाँ के MNA इकबाल खान साहब MQM के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इकबाल साहब, आप लोगों ने आपने कोई एहतजाजी लाहिमल अनाउंस किया हुआ है? क्यों किया हुआ एहतजाजी लाहिमल अनाउंस? क्या कर रहे हैं आप एहतजाज और क्यों कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने ये जो बात की कि मोबाइल फोन, अच्छा ये कराची के हर एरिया का यही हाल है जी। और जो आपके जो मजाफाती एरियाज हैं जो मेरे पास लग रहे हैं, NA 235, NA 240, 239, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट की रेटी नहीं है। अब आप ये मजे की बात आप ये देखें, सिर्फ एक सोराबगोट टाउन की अगर मैं बात कर लूं आपसे, अच्छा ये सर यहाँ कोई 60 से 70 इकबाल साहब थोड़ा सा क्लासिफाई करते चले सर, ये NA 235 और 239 ये कौन से इलाके हैं? ये सर आप वजाहत देते चले नाज़रीन को। जी, मैं 235 आपसे स्पेसिफिक बात कर लेता हूँ। ये 235 इसमें सोराबगोट टाउन और सफूरा टाउन, ये 2 टाउन पर मुश्तमिल है। इसमें स्कीम 33, इसमें मौसमियात और इसमें न्यू सब्जी मंडी, अलासिफ स्क्वायर और अपना अयूब गोट, लाशी गोट, ये आके पड़ते हैं। अच्छा, ये जमाली पुल भी इसी में आता है? जी बिल्कुल, जमाली पुल भी इस पे आता है, अलमारूफ जमाली पुल। अलमारूफ जमाली। अच्छा, मैं इसलिए पूछूं, जमाली पुल के बारे में कहा जा रहा है कि वो कच्चे का इलाका मुबैना तौर पर बन गया। आप MNA इलाके के मुझे बताएं, क्या वाकई में जमाली पुल का तासुर जो लोग ले रहे हैं कच्चे का इलाके वाला, वो है तासुर सही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सदाकत है, क्योंकि यहाँ देखें 12 हम पुलिस को कह चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है वो जराइम खत्म करने के बजाय वो जराइम पेशा से हाथ मिला लेती है। यहाँ पर प्रॉपर जो है वो डकैतों के, मंशियात फरोशों के, और मजे की बात आप ये देखें कि मुझे अभी MNA बनने के बाद ये चीज मेरे इल्म में आई कि कराची शहर में जितने भी ये जो गाड़ियों के जो पैनल वगैरह जो छिलते हैं या जो साइड ग्लासेस, उसकी सबसे बड़ी जो मार्केट है वो मेरे इलाके में, सोराबगोट में। यहाँ प्रॉपर है वो मंडी लगती है, यहाँ लोग आते हैं, आकर जो है उनसे परचेजिंग करते हैं। उसके अलावा यहाँ आप देख लें, ये बड़ा हैरान इंकशाफ है। अच्छा, हम ये शेरशाह की जो अकबर मार्केट है उसके बारे में तासुर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सोराबगोट में अगर जो भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, शीशे, साइड के मिरर, जो भी ये सोराबगोट में चोरी होते हैं। दूसरी अहम बात ये भी है कि जो आप इलाका बता रहे हैं अलासिफ स्क्वायर वाला,
ये इलाका एग्जिट है शहर का, समय पड़ा। जी, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, कोई भी कराची का अगर एंट्री और जराइम एग्जिट की पॉइंट। वारदात गाड़ी छीनती है या कोई बाइक छीन, तो उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल एग्जिट है वो यही इलाका है जो आप जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। कोई यहाँ पे चेक एंड बैलेंस, कोई सिक्योरिटी है कि देखे कि कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है, क्या हो रहा है? नहीं भाई, बात यह है कि कानून की, मैंने आपको बताया ना कि रेड तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पुलिस जो है वो पार्टनर इन क्राइम है। पुलिस जो है वो प्रॉपर अपना हिस्सा ले रही है। उन्होंने अपने, पुलिस के अपने गैंग्स हैं, उन्होंने अपने गैंग छोड़े हुए हैं। यहाँ पर मंशियात के जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो रैकेट काम कर रहे हैं प्रॉपर, सही है ना। उसके अलावा पानी माफिया अलग है, डीजल माफिया अलग है, छालिया माफिया अलग है। आप ये देखें यहाँ पर, आप किसी भी, आप खुद एक सहाफी हैं, आप किसी भी सहाफी से पूछ लें, सही है, जो यहाँ की बीट कवर करते हैं, आप उनसे पूछ लें कि यहाँ पर क्वेटा टर्मिनल जो है वो किस हवाले से मशहूर है। यहाँ जो है सियासी पार्टियां भी उनसे मुस्तफीद हो रही है, यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स भी हो रहे हैं, यहाँ हर किस्म की स्मगलिंग हो रही है। यहाँ सिगरेट से लेकर छालिया तक, छालिया से लेकर मंशियात ये तक। कोयटा टर्मिनल से ईरानी डीजल, छालियां, ये स्मगलिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, कोयटा टर्मिनल वही? जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये खुलेआम बिक रहा है, कोई इस तरह से नहीं है। ये मेन हाईवे पर है, कोई इस तरह नहीं है कि ये कोई कोई पेचीदा रास्ते हैं या कोई पहाड़ों पे है या कोई नदी नाले आपने अबूर करके जाने। मैं हैरान हूं इकबाल साहब, आप बतौर एमएनए बता रहे हैं कि सोराब गोड के अंदर गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स बिक रहे हैं, सब में बड़ी मार्केट मौजूद है। आपको पता है, आप एमएनए हैं, आपने यकीनी तौर पर पुलिस को बताया होगा, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शहर से गाड़ियां छिन रही हैं, स्पेयर पार्ट्स छिन रहे हैं, बिक भी रहे हैं। आपको पता है, पुलिस को यानी पुलिस को आपने बताया होगा, लाजिम बताया आपने पुलिस को कि क्या हो रहा है? भाई पुलिस को बार बार बताने के बावजूद जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पुलिस उनके साथ जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टनर इन क्राइम है। स्कीम 33 में आपके इलम में होगा, ये पिछले 3-4 सालों में लैंड ग्रेबिंग जो है अरूज पर थी। आबाद वाले जो है वो आखिर उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है ना बताना पड़ा, उनको शिकायत लगानी पड़ी कि प्लीज हमारी जान छुड़ाएं ताकि हम बिजनेस कर सकें। अब आप परसों जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की आपने स्पीच सुनी होगी, जो उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो एक प्रोग्राम किया, तो उसमें उन्होंने यही बात की कि आप जो है ना चुगली ना लगाएं, आप मुझसे डायरेक्टली बात करें। तो वो चुगली जो लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, सही है ना, वो इसी वजह से चुगली लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो गैंग्स हैं, यहाँ पर सिस्टम ग्रुप काम कर रहा है। यहाँ जमाली पुल पे इकबाल साहब, ये जमाली पुल पे वैसे हमारी कोशिश थी, आप वीडियो पे होते तो और अच्छी बात होती आपसे, लेकिन जमाली पुल पे कल या परसों एक और वाकया भी हुआ जिसके अंदर एक शख्स को टारगेट किया गया था, जो काले डाले में वीगो में था। वो शख्स भी कोई ताजिर बरादरी से ताल्लुक था, जमाली पुल पे टारगेट हुआ था। जी बिल्कुल, वो फिशरीज से उनका ताल्लुक था और वो सच्चल थाने की जो है वो हदूद है। और माशाल्लाह सच्चल थाना जो है वो कोयटा टर्मिनल उसको संभालने में मसरूफ है। यहाँ एनसीपी कपड़ा जो है वो बेचने में मसरूफ है। यहाँ उनके, अब आप मजे की बात ये देखें, यहाँ कम से कम 60 से 70 सिर्फ कारखाने काम कर रहे हैं, लोकल कारखाने, लोकल फैक्ट्रीज गुटके की, सही है ना, यहाँ सच्चल की हदूद में। इसके अलावा आप सिकंदरकोट चले जाएं, आप पैराडाइज बेकरी आपने देखी होगी, ये एनसीपी कपड़ा, इकबाल साहब एनसीपी कपड़े के बारे में थोड़ा बताएं। नॉन कस्टम पेड कपड़ा, जी हाँ, और क्या क्या नॉन कस्टम, गाड़ियां वगैरह भी और भी चीजें हैं वहाँ पे क्या? हर चीज, आप गाड़ियां छोड़े, आप छालिया से लेकर शैम्पू तक, बाकायदा आप किसी दिन टाइम निकालें, मैं आपको कोयटा टर्मिनल भी लेकर जाता हूं और मैं आपको अल्लासिफ स्क्वायर लेकर जाता हूं, जहां पर कोई 600 के करीब दुकानें हैं, सही है, जो ये आपका जो है एनसीपी सामान जो बेच रही हैं, जो प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। इसकी वजह से आपकी लोकल मार्केट जो है वो चल नहीं पा रही, लोकल दुकानदार जो है वो रो रहा है। एफबीआर को पता है, कोई एफबीआर वाले सुन रहे हैं, ये एमएनए बता रहे हैं कि वहां पे एनसीपी चीजें बिक रही है, एफबीआर कस्टम्स कुछ है, इनके कानों तक बात पहुंची है इकबाल साहब अभी तक? ये जी बिल्कुल, कस्टम वाले अक्सर आते हैं यहाँ, रेड्स भी करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनकी आपस में तय हो जाती है, जो भी मंथली है, वीकली है, जो भी उनका एक प्रोसीजर होता है वो अपना तय कर लेते हैं। और मजे की बात यह है कि वो जो प्रोसीजर तय करवा रही है वो भी आपकी पुलिस तय करवा रही है, क्योंकि इसमें जो है आपके सहाफी भी उनकी वो है इन्वॉल्वमेंट है, सही है। मैं बहुत खुल के आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि इसमें आपकी बरादरी भी मुलविस है, और सर हर जगह काली भेड़े मौजूद हैं, सब जगह होंगे, आप सही कह रहे होंगे यकीनी तौर पर। जी जी,
तो ये अच्छा, और फिर ये सब मिलके जो है यहाँ पे पूरा ये गठजोड़ के साथ काम हो रहा है। अब अनफॉर्चुनेट रीजन ये है कि जो ये पूरी पट्टी है ये ट्रैवल करने के लिए काबिल नहीं रही है, जमाली पुल वाली, और ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपने आप को अमन के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको महसूस नहीं होता। तो अब इस सूरत हाल के अंदर आप डिमांड क्या करते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए फौरी तौर पर? भाई मैं तो बार बार इनको कह चुका हूँ कि ये जो पुलिस एहलकार हैं यहाँ पर 20-20 सालों से तैनात हैं और यहाँ एसएचओ लगने के करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। सच्चल थाने और सोराबकोट साइड सुपर हाईवे थाने के यहाँ करोड़ों रुपए जमा कराने के बाद एसएचओ लगता है, ठीक है ना। जब तक इनको चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक आईजी साहब जो है डंडा नहीं उठाएंगे, होम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इसको खुद देखें इस इलाके को, क्योंकि देखें स्कीम जो 33 है ये एशिया की सबसे बड़ी जो सोसाइटीज हैं वो स्कीम 33 में कोई 173 प्लस सोसाइटीज हैं, सही है। यहाँ से आपको अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। इस वक्त आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या रियल एस्टेट ये आपकी जीरो हो गई है, सिर्फ हालात की वजह से, लैंड ग्रेबिंग की वजह से। और पुलिस जिस तरह से कब्जे करवा रही है, पुलिस प्रॉपर कब्जे करवा रही है। एंटी इंक्रोचमेंट का जो इदारा है वो कब्जों में खुद मुलव्विस है। आप इसकी जो है आबाद से रिपोर्ट ले सकते हैं। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बार बार इसके ऊपर रिपोर्टें बनाकर दे चुके हैं कि खुदारा इनको रोका जाए, कराची को चलने दिया जाए। कराची शहर जो है वो इन जराइम की वजह से जो है वो जो है ना वो सरवाइव कर रहा है। अच्छा, और मजे की बात अक्सर हम ये बोलते हैं कि कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। अच्छा ये बताएं कि वहाँ पे जो लोकल आपके जो नाजिम हैं या जो इलाके के सोराबकोट के, ये तो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, आप दोनों एक पेज पर हैं इस पर या उनके अलग मौक़िफ़ है उन लोगों का? नहीं, नाजिम साहब का ये है जो हमारे चेयरमैन हैं, चेयरमैन जो है जी जो सोराबकोट टाउन के या सफूरा टाउन के, देखिए मेरी कोशिश है कि मैं उनको साथ लेकर चलूं। कोशिश है लेकिन अभी नहीं है वो साथ आपके? नहीं, अभी साथ नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि पानी की चोरी में हमारे जो चेयरमैन हैं उन्हीं के जो है ना नाम आ रहा है। और मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि प्लीज ये जो है ये अवामी मसला है, ये बुनियादी जरूरत है, आप इसको जो है ना आप इसको डिलीवर करें, इन चीजों को आप ना करें। लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि वो आ जाएंगे इस पर। अच्छा ये बताएं इकबाल साहब, क्योंकि अब आपका लाहेमल मेरे इल्म में ये आया था कि आप लोग शायद एहतजाज करने जा रहे हैं और सुपर हाईवे या M9 को ब्लॉक करने का प्रोग्राम, ऐसा कुछ है क्या, या एहतजाज करने का प्लान है? क्या प्लान है आगे? इतवार को 2 तारीख को 3 बजे एले इलाका सोराबकोट टाउन के और सफूरा टाउन के सच्चल गोड के जो रिहायशी हैं, सच्चल थाने के जो रिहायशी हैं, वो अपने आप जो है वो रोड ब्लॉक करने आ रहे थे। मैंने कहा इससे प्रॉब्लम होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, तो उनको मैंने जो है इंश्योर किया। मैंने कहा मैं आपके साथ इस एहतजाज में शिरकत करूंगा, और मैंने बोला एक पुरअमन एहतजाज ताकि हम आगे रिकॉर्ड करा सकें कि यहाँ के रहने वालों को क्या क्या मसाइल हैं। तो ये एहतजाज इतवार के दिन है अब जो इतवार आएगा? जी बिल्कुल। अच्छा, पुरअमन एहतजाज है, यानी आप सड़क वड़क ब्लॉक नहीं करेंगे, एहतजाज करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है कि आईजी सिंध से आपकी बात हुई है इस बारे में अभी तक? जी, आईजी साहब की नॉलेज में है, डीआईजी साहब की नॉलेज में है, एसएसपी साहब की नॉलेज में। कैसे नॉलेज में? आपने रिटर्न में दिया उनको नॉलेज में कि ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, जो कार्रवाई है जो आप बता रहे हैं? जी उनको हम बार बार उनको बता चुके हैं, उनको हम रिटर्न में भी लिख कर दे चुके हैं, मेरे एमपीएस भी उनको दे चुके हैं, इवन के जमाते इस्लामी, पीटीआई, टीएलपी, ये सब जो है बार बार एहतजाज कर चुके हैं इस मसले के ऊपर। और पुलिस इंतजामिया को वो बार बार बता चुके हैं कि जो आपके जो एसएचओ जो हैं वो मुलव्विस हैं इस घिनौने खेल में, प्लीज इनको रोका जाए। लेकिन पुलिस जो है वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जवाब सर कोई जवाब आया इकबाल साहब अभी तक वहां से आपको आईजी ऑफिस से? असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि आईजी साहब, क्योंकि हम चाह रहे हैं सर इकबाल साहब कि उनका मौकिफ भी आए प्रोग्राम में। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो इंतहाई सीरियस कंसर्न है शहरियों के लिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं और पुलिस के नेक्सस के साथ एलिजेडली हो रही हैं। तो आपने जब उनको लिखा है तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, कोई जवाब दिया उन्होंने अभी तक आपको आईजी साहब ने या पुलिस अथॉरिटीज? नहीं, आईजी साहब बेचारे यहाँ पर उनके पर जलते हैं
क्योंकि यहाँ जो एसएचओ लगते हैं वो करोड़ों रुपए की बीट देकर लगते हैं, और दूसरा सियासी जो है उनको अम्ब्रेला के अंडर होते हैं वो। सही है, यहाँ उनसे अपने सियासी मफादात जो होते हैं ना, जो सियासी पार्टियां जो हमारी, मैं साफ खुल के बोलूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने यहाँ सियासी मफादात हैं, उनका सिस्टम ग्रुप यहाँ काम कर रहा है, जमीनों पर कब्जे करना और अरबों खरबों रुपए का उनका यहाँ बिजनेस चल रहा है। तो एसएचओ जो वो लगाते हैं वो अपने तौर पर वो उसको जो है वो आईजी से भी समझे कि वो ऑर्डर आईजी का नहीं लेता है जी, वो डायरेक्टली उनसे जो है ना वो कनेक्टेड होता है। सही। अच्छा, मखजूज सूरत हाल है अमन अमान की। इकबाल साहब, मैं एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से भी आपसे पूछूंगा, आप लोगों ने अमन अमान के हवाले से कोई एहतजाजी लाएअमल कोई स्टार्ट किया? शहरी रोज मर रहे हैं, उनके वैल्यूबल्स जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। अभी हमने आपके सामने बताया कि 37 मोबाइल फोन एक दुकान से लोग छीन के चले गए, ये बिक भी रहे हैं, आप कह रहे हैं सोराब गोट में भी चीजें बिक रही हैं। तो कोई सियासी तौर पे कोई आवाज तो उठाएं, पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं। कब तक ये लॉ मेकिंग करें सर, इनकी कानूनी तौर पे पाबंदी लगाएं ना, इनके बेचने पे। एनसीपी आइटम्स तो गैर कानूनी है बेचना, या चोरी शुदा आइटम्स ही बेचना कानूनी किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बिकते। तो कोई हमारे असेंबली के अरकान एक क्यों नहीं हो जाते इस मामले के लिए, क्यों नहीं कराची के लिए एक हो जाते इस अहम मसले पर? नहीं, एमक्यूएम तो जो है ना बार बार ये बात जो है असेंबली फ्लोर पर भी, और अब मजबूरन हम रोड पर आने पर मजबूर हैं। देखें, कराची शहर में आप आए रोज देख रहे हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आप देखते हैं कि रोज जो है हमारे जवान बच्चे, हमारी यूथ जो है वो मारी जा रही है रोडों पर बेदर्दी से। सर कितने नौजवान घर तबाह हो गए। कल अब्दुल मुईज जो 2 दिन पहले फील्ड एरिया में 40 साल नौजवान मज़ाहमत के दौरान कत्ल कर दिया गया। 5 से 6 इस साल हो चुके हैं, रवां साल, और पिछले साल 109 तकरीबन हलाक हो चुके हैं। सर हम कब आखिर एक होंगे? ये जब तक आप मार्केट बंद नहीं करेंगे जैसे सोराब गोट में या दीगर इलाकों में, जब तक ये होता रहेगा ऐसी। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। देखें कितना अफसोस की बात है कि यहाँ आपके पास चाइनीज आए हैं, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी है, और चाइनीज जो है वो एक सीपी फाइल करते हैं हाई कोर्ट में कि हमें जो है पुलिस से जो है तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। और आपके इल्म में होगा, बिल्कुल, कल हमने प्रोग्राम किया इस पे लॉयर के साथ, उनके चाइनीज के पीर रहमान एडवोकेट साहब प्रोग्राम में थे। जी जी, वो पीर रहमान साहब बिल्कुल, वो मेरे साथ शो में थे। की बात ये देखिए कि चाइनीज जो है वो चोरों डाकुओं से पनाह नहीं मांग रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमें पुलिस से बचाया जाए, हमें सिंध पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। मजे की बात आप ये देखें कि अभी आपने सीटीडी के एहलकार देखे कि उन्होंने जाके जो है वो एक घर में डकैती मारी और वो कोई 4 से 5 लाख डॉलर जो है वहां से लूट के ले गए। अब वो केस अगर ये खुलता नहीं तो ये गली गली जो है आपके इल्म में होगा, ये जो कॉल सेंटर खुले हुए हैं, सही है, ये जो LI सेंटर चल रहे हैं, तो ये पुलिस की मिली भगत से ही चल रहे हैं, सही है ना। उसमें आपकी सीटीडी भी शामिल है, उसमें आपकी लोकल पुलिस है, उसमें आपकी स्पेशल ब्रांच है, उसमें आपकी क्राइम ब्रांच है। आखिर आईजी साहब से पूछा जाए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप पूछें उनसे कि आईजी साहब आप कर क्या रहे हैं, आपको अरबों रुपए का फंड मिल रहा है, आपको जो है डीजल पेट्रोलिंग सर हमारी सैलरियों से हम टैक्स पेयर मनी दे रहे हैं ना पैसा, और हम अपने वैल्यूएबल्स भी खो रहे हैं, और फिर वो चीजें बिक भी रही हैं कराची में, हमें पता भी है कि कहाँ बिक रही हैं, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा ना। कम से कम उसको तो रोके जो बिक रहा है वहां पे, उस पर कार्रवाई कर दें कि जहाँ ये चीजें बिक रही हैं, खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ किसी दिन आप आए, मैं आपको यहाँ अपने इलाके में विजिट कराता हूँ, अपने इलाके में आपको विजिट कराता हूँ, मैं आपको जो है पैनल दिलाता हूँ, मैं आपको पूरी प्रॉपर मार्केट दिखाता हूँ। यहाँ कराची शहर से जितनी बाइक्स छिनती हैं उसमें से 80-70% जो है वो मेरे एरिया में आकर यहाँ स्क्रैप वाले जो है उनको खरीद के उनको जो है ना वो पार्ट्स उनके बेच देते हैं वापस। ये खुलेआम हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं पा रहा है या किसी के इल्म में नहीं है। अच्छा, पुलिस जो है वो आप ये देखें कच्ची आबादी में कोई गरीब अपना घर बना रहा होगा, वो 4 ब्लॉक उतारेगा तो पुलिस मोबाइल आके खड़ी हो जाएगी, लेकिन उनको ये मंशियात के अड्डे नहीं दिख रहे, उनको ये जो है ये एनसीपी चीजें नहीं दिख रही, उनको ये टर्मिनल नहीं दिख रहे, उनको ये चोरी चकारी भत्ता प्रॉपर जो है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी बीच में बहुत सारे केसेस हुए हैं, सही है, उन केसेस को दबा दिया गया, लोकल पुलिस ने दबा दिया। भत्ते के केसेस हुए हैं, एक्सटॉर्शन के, लोगों को एक्सटॉर्शन की पर्चियां आई हैं, वो कोई कालादम टीटीपी के नाम से आई है, वो अफगानिस्तान से आई है, कुछ पाकिस्तान से आई है, सही है, कोई लियारी गैंगवार के नाम से, मुझे नहीं पता, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये आ रही है पर्चियां इस तरह की। दोबारा से ये स्टार्ट हो गई। ये बड़ा अहम मामला है, संगीन, और उम्मीद है कि एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को। लेट्स टेक अ ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बड़े अहम सवालात और संगीन नौयत के हालात। कराची शहर के अमन अमान के बिगाड़ की असल वजह बेनकाब। असल वजह यह कि जो तमाम चीज़ें चोरी हो रही हैं वो बिक रही हैं, खुलेआम बिक रही हैं। इलाके के एमएनए बता रहे हैं कि उनके इलाके में बिक रही हैं। वो कहते हैं खुलेआम बिक रही हैं, एक नहीं कई 100 दुकानें जो बेच रही हैं। एनसीपी यानी नॉन कस्टम भी चीज़ें बिक रही हैं, चोरी शुदा माल भी बिक रहा है। गाड़ी के पैनल से लेके साइड मिरर्स तक, मोटरसाइकिल के सामान से लेके पूरी मोटरसाइकिल तक तमाम चोरी शुदा जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद है। NA 235 इलाके के एमएनए बता रहे हैं कि आईजी और तमाम अथॉरिटीज को बता चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम किससे सवाल उठाएं, किससे पूछें, कहाँ जाएं, किससे इल्तिजा करें जी कि आखिरकार एमएनए बता रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। कौन सी फोर्स आएगी और जाके उधर ऑपरेशन करेगी और कब करेगी? जब पूरा शहर मुतासिर जिस तरह हो रहा है और जाने जाएंगी, कई 100 और जाने जाएंगी, जब उठ के इस वक्त कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़े अहम सवाल है जो उठाए प्रोग्राम में। फीडबैक दीजिएगा जरूर, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।